नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां चिन्यालीस वार्ड में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की विशेष वार्ड में भर्ती किए गए श्रमिकों से मुलाकात की है और इस दौरान श्रमिकों के 17 दिन तक धैर्य रखने पर बधाई दी। प्रभारी मंत्री ने सभी श्रमिकों से मुलाकात के दौरान उनके धैर्य को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने संकट के समय में अपने को विचलित नहीं होने दिया और आपके द्वारा यहां सरकार पर भरोसा जो जताया गया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और प्रभारी मंत्री ने बताया कि खुद राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और खुद यहां पर वो कैंप लगाए हुए थे और बताया ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार आप सभी को बाहर निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ले रहे थे और साथ ही पीएम कार्यालय से भी अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। मौसम विभाग ने देहरादून सहित प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में जहां बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, तो वहीं 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बताई गई है। कल से प्रदेश में दून समेत अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब आज 29 को अगर बात कर लें, नवंबर का ही लास्ट 2 दिन बचे हैं, तो 29 और 30 की अगर बात कर लें तो थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि शाम के टाइम, आज भी अगर मैं बात करूँ शाम रात को जो है तो क्लाउडिंग आएगी फिर से और हल्की फुल्की एक्टिविटी जो है थंडरस्टॉर्म है, लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को जो है रात में या अर्ली मॉर्निंग में मिलेगी। और कल भी करीब ये चीज़ें रहेंगी। 30 को भी मैं कहूँगा कि कहीं कहीं पर जो है जो लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहेगी। और हाई रीचेज में बात करें तो वहाँ पर जो है 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर जो है तो बर्फबारी कहीं कहीं रहेगी। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि आज धूप भी निकली है, बढ़िया निकली है, लेकिन शाम रात आप देखेंगे जो बादल हैं वो आएंगे और थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी वो रहेगी। लेकिन 1 तारीख से आगे देख रहे हैं तो करीब करीब मौसम साफ हो जाएगा और उसके बाद जो आगे भी जो है 8 से 10 दिन अगर बात करें 1 तारीख से लेकर के दिसंबर की, तो तब कोई एक्टिविटी प्रदेश में नहीं दिखती है, रेन या स्नोफॉल की एक्टिविटी वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि 1 तारीख सुबह से या 2 से जो है जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा आपको, जो है जैसे कि हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, तो यही हमारे क्षेत्र हैं जो प्लेन्स में हैं जहाँ पे कोहरा जो है वो दस्तक देता है विंटर्स में। तो उसके लिए अब क्योंकि थोड़ी बहुत मॉइस्चर अभी जो एक्टिविटी हुई है उससे कहीं ना कहीं आई है, तो उसके लिए है मैं कहूँगा कि 1 तारीख से आगे उस तरह की जो चीज़ें वो अब देखने को थोड़ी मिलेंगी प्लेन्स में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है। तो चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी और निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी देशों को अलर्ट जारी कर दिया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड इस बीमारी को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इस मामले पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के सीएमए अनुराग अग्रवाल ने ही यहाँ पर ये सीएमएस हैं जो अनुराग अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा कि भारत में या दून अस्पताल में अभी तक कोई एक्स्ट्रा निमोनिया का केस जो है वो नहीं देखने को मिला है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर इस बीमारी की कोई भी शिकायत होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी मरीज में एक्स्ट्रा निमोनिया के लक्षण पाए जाते हैं तो उसके लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। चीन में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि निमोनिया के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, जिसका जो हमारे एक्सपर्ट है, नेशनल एक्सपर्ट है, कल मैं टीवी देख रहा था और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि वहाँ बहुत लंबा लॉकडाउन रहा है 4 साल तक और वो अभी पिछले कुछ दिनों में ही खुला है। तो उसके बाद जो नॉर्मल निमोनियाज हैं, जिनके खिलाफ एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो केसेज एक साथ ना आके स्पोरेडिक वे में आते हैं कि 1-2 केस आए और नहीं आए, लेकिन वह इकट्ठे एक साथ सामने आ रहे हैं। उसमें कोई एक कारक नहीं मिला है उन्हें, उसमें कुछ माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, कुछ इन्फ्लुएंजा निमोनिया है, कुछ एक बड़ा कॉमन वायरस होता है बच्चों का आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस, वो निमोनिया है, कुछ स्वाइन फ्लू भी हैं। तो उस तरह के निमोनिया की बहुतायत एक साथ होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन बनी है। अच्छी बात है कि इस तरह की सिचुएशन हमारे इंडिया में कहीं भी नहीं देखी जा रही है और हमारे अपने अस्पताल में भी ऐसा कोई, जो मेरी बात हुई है बच्चों के डॉक्टर से या मैं खुद चेस्ट फिजिशियन हूँ, तो कोई एक्स्ट्रा निमोनिया केसेज हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं।
तो इसी के क्रम में आगे बोलना चाहूँगा कि हमारी केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही इसका संज्ञान ले लिया है और इसकी एक एडवाइजरी जारी करी है। तो इसमें किसी को भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी केस में अगर आपको लगता है खांसी, बलगम, बुखार या बच्चा खा नहीं पा रहा है, ग्रंटिंग हो रही है, ऐसे केस में ज़रूर से डॉक्टर को मिलें और हम लोग यहाँ पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी केस में हम लोग उसकी जांच के लिए सैंपल भेजेंगे, जांच कराएंगे और कोई भी अबनॉर्मलिटी होने पर वो सेंट्रल लैब में भी जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के तमाम नेता आज दिल्ली में मौजूद हैं और आज यहां आप देखिए एआईसीसी में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है और कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि बैठक में संगठन से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकारिणी को लेकर कोई फैसला होगा या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष भी अब कुछ नहीं बोल पाए हैं। दिल्ली में एआईसीसी में खड़गे साहब की एक पुस्तक का विमोचन भी है और उससे पहले एक बैठक भी है, तो निश्चित ही जब बैठक होगी तो संगठन से लेकर कई मामलों में चर्चा भी होगी। कार्यकारिणी हम बना के लिस्ट दे चुके हैं, उसमें वो लोग विचार कर रहे हैं, सही समय देख के उसको जारी किया जाएगा। उत्तराखंड से हर चीज़ की शुरुआत होती है और एक पढ़े लिखों का राज्य है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो जहाँ लिटरेसी ज़्यादा होती है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ चीज़ें ज़्यादा सोच समझ के करनी होती है, इसलिए समय लग रहा है। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। अधिकारियों से 30 नवंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दे दिए गए। उन्होंने एमडीडीए को यहां बोर्ड आदि लगाने के काम जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। देहरादून पुलिस ने 24 घंटों के भीतर यहां आप देखिए ब्लाइंड मर्डर जो केस है, यहां पर ये ब्लाइंड मर्डर केस था जिसका खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों की पहचान मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय छत्रपाल और पंकज उर्फ पिंकी पुत्र महावीर राम के रूप में की गई। हत्या की घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था और इन चारों टीमों ने 24 घंटे के भीतर हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली और गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान बताया गया है कि दोनों नशे के आदी हैं और अमूमन रेलवे पटरी पर जाते हैं और अपनी नशे को पूरा करने के लिए, यानी कि जो नशे की लत है उसे पूरा करने के लिए वहां पर नशा करने आने जाने वाले लोग जो हैं वो नजर भी रखते हैं। उससे ज्यादा नशे पे होने वाले मौके पर देखने के लिए पैसा भी उड़ा ले जाते हैं, तो पैसों के लिए ही उन्होंने हत्या की इस घटना को अंजाम दिया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाशोत्सव विकासनगर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सिख समुदाय द्वारा भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान जगह जगह पर लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी महाराज आज उनका प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्रछाया में 5 प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा सिंह सभा विकासनगर, गुरुद्वारा सिंह सभा अजीतनगर मिल के बना रही है और बहुत धूमधाम से मना रही है। इनका जरूर प्रकाश हुआ था और हम हमारे पहली पातशाही को मानते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस अवसर पर? कहना चाहते हैं कि सब भाईचारा मिलजुल के रहें। उन्होंने साझीवालता का काम किया है और उन्होंने सब धर्मों का आदर किया है और कहा सब मिल के रहें और प्रेम से रहें। जो है पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ सिख समुदाय है वो आज सिखों के संस्थापक धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो सिखों के पहले गुरु हुए हैं, उनकी आज जो है बड़ी धूमधाम से जयंती मना रही है। और आज विकासनगर के अंदर इसी उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है हर साल की तरह। और गुरु महाराज जी ने उस समय सिख पंथ की साधना करी, जब
अपने अपने अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैद्य सबको बांट रखा था। और यहाँ पे कोई किसी की पूजा कर रहा था, कोई किसी की मड़ी मसाणी पूजा हो रही थी। तो गुरु महाराज जी का जो संदेश था, उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरु जिससे इंसान को इस धरती पे भेजा है और इस आत्मा को जहाँ जिसके पास जाना है उससे जोड़ने के लिए सतनाम श्री वाहिगुरु जी का मंत्र जाप करा करके सिक्खी के साथ जोड़ने का प्रयास करा कि उस मूल को पहचानो। एक पिता एकस के हम बालक, मतलब उस प्रभु परमात्मा की हम सारे अंश हैं, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो वैश्य है। आज आपने देखा होगा कि सिख धर्म के अंदर इस सब चीज़ की कोई मायना नहीं रखता। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी क्षेत्र का हो, वो एक जगह बैठ करके कीर्तन का सुनते हैं। और जो इस तरह के प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में भी सब लोग सम्मिलित होकर ये शोभा यात्रा बढ़ा रहे हैं। और इस तरह का संदेश गुरु जी ने कहा कि धर्म की कमाई करनी है, वंड छकना है और नाम जपना है। नाम किसका जपना है? उस प्रभु परमात्मा का नाम लेना है। तुम किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, किसी भी क्षेत्र में पैदा हुए हो, ये भेदभाव इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली विवाहिता महिला जो है संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले 8 दिनों से लापता है। महिला के मायके वालों ने सिविल लाइन कोतवाली पहुंचकर पुलिस से महिला को जल्द तलाश करने की गुहार लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने ससुराल पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर दी। इन लोगों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। 22 तारीख सुबह से 4 बजे से गायब है। शादी को कितने साल हो गए 5 साल हो गए। 2000 पक्ष और जो पति है उसका क्या करते थे वो उसके साथ में? वो टॉर्चर करते थे, मानसिक टॉर्चर, और दहेज के लिए उसको करते थे, मारपीट भी करते थे उसके साथ। उसी दिन वो परेशान होकर घर से निकल गई? हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ उनका रात में। अच्छा। वो दिल्ली से आए थे, रात को बोला खाना खाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, लड़ाई झगड़ा किया उसके साथ। तो दहेज के बारे में होगा कुछ। उसने बोला कि मैं अपने माँ के वहीं पर है 5 कदम के दूर पे कि माँ के घर जा रही हूँ, तो माँ के घर भी नहीं आने दिया और उसका बच्चा छीन के भी ले गए अपने साथ दूसरे घर में। और उसको घर के पड़ोस में आई थी। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस बोल रही है ढूंढ रहे हम, तब से आज 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, बोल रहे ढूंढ रहे, तब से कुछ सुराग नहीं मिला उसका। दहेज का मामला है। शादी के तुरंत बाद इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था। ये हमारे मायके वालों को बिल्कुल नहीं पता लगा। ये लड़की अपने आप में सब कुछ जो है ना सहती रही। इन्होंने हमारे थोड़े दिन पहले हमारे रिश्ता, हमारी यहाँ शादी थी 3 दिन पहले, सिर्फ वहाँ यहाँ भी नहीं आने दी। ये लोग बीच में उसके लड़के के मुंडन में आए थे, वहाँ भी इन्होंने उनके साथ में, मायके वालों के साथ में बकवासबाजी की। ये बेचारे पीछे मुड़ के बेइज्जती होगी तो चले गए। अब यहाँ जो कि 21 तारीख शाम को यहाँ आए, यहाँ पे घर पे आए और घर से सिर्फ 500 मीटर दूरी पर इसका मायका है। इन्होंने 21 तारीख शाम को आए, यहाँ उसके घर पे नहीं जाने दिया, जबकि काम ये था कि लड़का और लड़की दोनों अपने बच्चे को लेकर के मायके में जाते पहले, ये लड़की है ना, लेकिन इन्होंने जाने दिया। रात को क्या हुआ, ये दहेज का मामला ही पूरा चलता रहा। इनको फ्लैट कुछ मांग रहे थे और गहने गुने कुछ मांग रहे थे, फ्लैट मांग रहे थे। बेसिकली ये फ्लैट चाहते थे कि दहेज में फ्लैट चाहिए, है ना, लेकिन ये मायके वालों को कभी पता नहीं लगा। लड़की ने अपने आप में चुप रहा। एक आध बार बात आई तो हमने सोचा जो है उसका नाम पति वो है, वो बैंकॉक सिंगापुर मोहित राउत है और इसकी माँ का नाम है रेखा राउत, है ना। ये इसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद इसकी शादी हुई 2018 नवंबर जून में शादी हुई थी इसकी, है ना। शादी के तुरंत बाद थोड़े दिन बाद ये शुरू कर दिया उन्होंने कि दहेज जो है ना, दहेज कम दिया, जबकि हर चीज़, सोने की हर चीज़ जितनी देखो, अभी जो है ना, लड़कियां के पिताजी सेना में थे, वो शहीद हो चुके हैं।
उसके बाद इसकी शादी हुई। तो एक कब तक जो है ना ये कि पूरा करते इतना, और भी बच्चे उनकी भी शादी करनी है। तो इसका ये दहेज का मामला काफ़ी दिन से चल, लड़की को सब समझदार थी, बहुत अच्छे से जानती थी, उसने सारी चीज़ें अपने आप में बर्दाश्त करी। मायके तक नहीं उसने बात बताई। वो MBA है, MBA थी वो लड़की, ऐसे नहीं था, MSc MBA थी। तो उसने जो है ना ये सारी चीज़ें अपने आप से, लेकिन इन्होंने इस रात को इसको भगाया है। ज़्यादातर जहाँ तक हमें लगा इसको मानसिक प्रताड़ित किया है, इसको अच्छी तरह, फिजिकली हो ना हो हमें नहीं पता, शारीरिक प्रताड़ित किया गया, बच्चे को छीन लिया। इसको बाकी कोई ऑप्शन शायद नहीं बचा, ये इसको भगाया है, क्या किया है और कहाँ गई ये हमें कोई पता नहीं। आपको मजदूरों के टनल से बाहर निकाले जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से खुशी जाहिर की है वो दिखा देते हैं, क्योंकि खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक्स पर भी यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि आप देखिए ट्विटर का भी किस तरह से इस्तेमाल किया गया। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है और प्रधानमंत्री ने मजदूरों को बचाने के लिए सफल अभियान की भी यहाँ सराहना की। उन्होंने कहा राहत बचाव अभियान में शामिल लोगों ने मानवता और एक टीम के रूप में काम करने का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के इस बचाव अभियान में सभी का धन्यवाद किया और भावुक सबको कर दिया है जिस तरीके से ये काम किया गया। प्रधानमंत्री ने टनल में फंसे हुए मजदूरों से फोन कर बात भी की है, उनका हालचाल जाना और फोन पर प्रधानमंत्री ने मजदूरों से क्या कुछ बातचीत की, जरा वो देखिए। तो 17वें दिन यहाँ 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाले जाने से बड़ी सफलता के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने, जो कि रितु खंडूड़ी भूषण है, उन्होंने खुशी जताते हुए इस ऑपरेशन में लगे हुए सभी एजेंसियां और श्रमिकों को बधाई दी है, उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बाबा बौखनाक जी की यहाँ असीम कृपा और सभी देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम और उसके फलस्वरूप ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम टीमों और रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी कर्मियों, अंतर्राज्यीय टनल वैज्ञानिकों और PMO का यहां पर आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष ने यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कड़ी मेहनत करने और हर पल फंसे श्रमिकों और उनके परिजनों को लगातार भरोसा दिलाने का अद्भुत कार्य करने पर भी उनका आभार जताया। शुभकामनाएं देती। चार धाम यात्रा मार्ग पर जो सिलक्यारा में टनल था वो कोलैप्स हुआ था, लेकिन आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे श्रमिक भाई आज बाहर आए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके प्रधान सचिव का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो श्रमिक भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े रहे और कड़ा प्रयास किया, बहुत मेहनत की और आज हमारे भाई निकले हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे श्रमिक भाई आज उनकी मेहनत की वजह से आज बाहर निकले हैं। सभी श्रमिक भाइयों को शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही साथ जो सारी टीम, NDRF की पूरी टीम को भी बधाई देती हूं जिन्होंने इस प्रयास को सफल किया और हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला। आज हम जो हमारे नीलकंठ महादेव हैं, सिद्धबली बाबा हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूं कि आज हम लोग, हमारी सरकार हमारे श्रमिक भाइयों को निकालने में सफल हुई। चार धाम यात्रा। टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक LP जोशी ने सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों की राहत बचाव अभियान में शामिल सभी एजेंसियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सभी एजेंसियों ने यहां यूनाइटेड तरीके से काम किया है और इस अभियान को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सलाहकार स्वयं इस ऑपरेशन की लीड कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ साथ जो ग्राम देवता यानी कि बौखनाग हैं, उनकी बड़ी कृपा रही है। वहीं सभी के सहयोग से और सारी जनता के सहयोग से जो एजेंसी वहां पर काम कर रही है, उनके सहयोग से ये मिशन सफल हुआ है। खुशी की बात है कि हमारे जितने श्रमिक हैं वो आज रेस्क्यू हो रहे हैं। इसमें भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी, बहुत ही यूनाइटेड तरीके से इसमें काम हुआ है और इसमें इवन भारत के जो प्रधानमंत्री के सलाहकार स्वयं इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे।
इसमें इसकी बहुत बड़ी सफलता के लिए मैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे जो एजेंसीज़ हैं उनके प्रमुख जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जितनी हमारी टीमें थी वो वहाँ पे काम कर रही थी, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ कि इतने अथक परिश्रम के बाद, इतनी बहुत सारी टेक्निक्स को अपनाने के बाद आज हमने एक बहुत बड़ी सफलता इसमें पाई है, कायम की है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता को और वहाँ पर ये पता चला कि हमारे जो वहाँ पे जो ग्राम देवता इष्ट देव थे उनकी भी इसमें बड़ी कृपा रही है और इन्हीं सबके सहयोग से, सारी जनता के सहयोग से, जो एजेंसीज वहाँ पे हैं उनके सहयोग से आज ये बहुत बड़ा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। सर सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। TSDC को क्या टारगेट दिया है? इसमें 4-5 प्लान्स पे काम चल रहा था, इसमें कई अल्टरनेटिव से काम चल रहा था। इसमें TSDC को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, जिसमें हम लोग जो बड़कोट एंड से एक 2x2 मीटर की जो ड्रिफ्ट है उस टनल का पे काम करना था हमको, और हम लोगों ने वहाँ पे अपनी एजेंसीज़ को मोबिलाइज़ कर दिया था, सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कर दिया था। मैं स्वयं वहाँ पे 2 दिन रहा और हम लोगों ने अपना जो काम हमें दिया गया था सरकार द्वारा वो शुरू कर दिया था। इसमें हम लोग करीब 12 मीटर अंदर टनल्स हम लोग बना चुके थे और अब उसमें सपोर्ट सिस्टम का काम चल रहा है। लेकिन आज क्योंकि सारा ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, इसमें सारे श्रमिक आज टनल से बाहर रेस्क्यू हो रहे हैं, तो आगे का कार्य है उस पर अभी निर्णय होना है कि इसको आगे करना है या उसको यहीं पे समाप्त करना है। ये जो भी सरकार द्वारा जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ आप देखिए क्लाइमेट टाउन देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में अनेकों देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 60 से भी ज्यादा तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक जो कि रेजिलिएंट इंडिया का यहाँ विमोचन भी किया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग और महिलाओं के लिए राज्य में आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन के ही पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के औद्योगिक समूहों, निवेशकों उनके द्वारा यहां उत्तराखंड राज्य में निवेशक को गति देने के लिए प्रतिभाग किया जाएगा। इस सम्मेलन से ठीक पहले आयोजित आपदा प्रबंधन की वैश्विक सम्मेलन से उत्तराखंड में सुरक्षित निवेश जो कि सुदृढ़ उत्तराखंड का संदेश देश विदेश में प्रसारित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस सम्मेलन के माध्यम से यहाँ सामयिक जो विकास है उस लक्ष्यों के साथ साथ आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों का बेहतर रूप से सामना करने में सहायता मिलेगी। ये 6th जो आपदा वैश्विक सम्मेलन है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपदाओं का किस प्रकार से सामना किया जाएगा, किस प्रकार चुनौतियों से लड़ा जाएगा और जो आपदा के बाद होने वाले जो प्रभाव हैं उनको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके लिए आज 50 से भी अधिक देशों की दुनिया के अनेकों महाद्वीपों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं, वैज्ञानिक पहुंचे हुए हैं। ये सम्मेलन निश्चित रूप से जिसमें इस सम्मेलन में जो मंथन होगा, चिंतन होगा, आपस में जो चर्चा होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और अमृत हमारे उत्तराखंड के साथ साथ सभी हिमालय राज्यों के लिए और जहाँ आपदाएं प्रत्येक बरसात में आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी के लिए आने वाले सहायक सिद्ध होगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।